हमारे संयुक्त परिवार में संजना दी सबसे बड़ी थी, इसीलिए हम सब भाई बहन उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। वे जो कह दे वही हम सब के लिए एक आदर्श वाक्य होता था। घरेलू कामकाज जैसे खाना बनाना या सिलाई बुनाई में दीदी को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उनकी माँ यानी मेरी ताई जी की डांट उन पर अक्सर पड़ती रहती थी। इस डांट डपट का उन पर कोई असर नहीं होता था। मुझसे तो 8-10 साल बड़ी थी, इसीलिए मैं एक प्रकार से उनकी चमची ही थी। मुझसे वे बहुत लाड भी बहुत करती थी। हंसते खेलते हम भाई बहन बड़े हो रहे थे। दीदी तब कॉलेज में बीए कर रही थी कि ताऊजी को उनके विवाह की फिक्र होने लगी। ताऊजी व दादाजी की इच्छा थी कि सही उम्र में विवाह हो जाना चाहिए। लड़कियों को अधिक पढ़ाने से क्या फ़ायदा, फिर अभी इस उम्र में तो सब लड़कियां अच्छी ही लगती हैं, इसीलिए लड़का भी आसानी से मिल जाएगा। वैसे दीदी थी तो स्मार्ट, पर थोड़ा रंग दबा होने के वजह से 2 जगहों से रिश्ते वापस हो चुके थे। दीदी का मन अभी आगे पढ़ने का था, पर बड़ों के आगे उनकी एक न चली। एक अच्छा वर देकर दादाजी ने उनका संबंध तय कर दिया था। सुनील जीजाजी अच्छी सरकारी नौकरी में थे, संपन्न परिवार था। उनका विवाह हो गया, घर में पहली शादी थी तो खूब धूमधाम रही। गाना बजाना, दावतें सब चली और आखिरकार दीदी विदा हो गई। सब से अधिक दुख दीदी से बिछुड़ने का मुझे था। मैं जैसे एकदम अकेली हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद चाचा के बेटे रोहित को विदेश में स्कॉलरशिप मिली थी बाहर जाकर पढ़ाई करने की, तो मैं घर में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। दीदी को भी ससुराल से लाने के लिए भैया को भेजा गया, पर ससुराल वालों ने कह दिया कि ऐसे छोटे मोटे समारोह के लिए बहू को नहीं भेजेंगे। और अभी भी तो आई है। हम लोग तो मायूसी थे। ऊपर से भैया ने उनके ससुराल का वर्णन किया, उससे और भी दुखी हो गई। अरे हमारी संजना दी को ताऊजी ने पता नहीं कैसे घर में ब्याह दिया है। हमारी दी जो फर्राटे से शहर भर में स्कूटर पर घूम आती थी, तो वहाँ घूंघट में कैद है। इतना बड़ा घर, ढेर सारे लोग, मैं तो खुलकर दीदी से बात भी नहीं कर पाया। अच्छा मन हुआ कि जल्दी ही दीदी से मिलूं और पूछूं कि अब तो पर्दे घूंघट सबसे इतने खिलाफ थी, इतने लेक्चर देती रहती थी, अब क्या हुआ। फिर कुछ ही दिनों बाद जीजाजी को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में महीने भर के लिए बेंगलुरु जाना था। दीदी जिद करके मायके आ गई थी। मैं तो उन्हें देखते ही चौंक गई थी, इतनी दुबली पतली और काली लगने लगी थी। माँ ने तो कह दिया था, अरे संजना बेटा, लड़कियां तो ससुराल जाकर अच्छी सेहत बना कर आती हैं, पर तुझे क्या हुआ। धीरे धीरे पता चला कि ससुराल वाले उनसे खुश नहीं है। सास तो अक्सर ताना देती रहती है कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं कि इसके घर के कामकाज तक नहीं सिखाया, 4 लोगों को खाना तक नहीं बना सकती ये बहू, अब इसकी पढ़ाई को क्या हम चाटें। मैं तो अब ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ दम घुटता है। सास के साथ ये सब हरदम डांटते रहते हैं, मेरी कमियां निकालते हैं। एक दिन रोते हुए वे ताई जी से कह रही थी तो मैंने भी सुन लिया, पर ताई जी ने उल्टा ही उन्हें डांट दिया, पागल हो गई है क्या, ससुराल छोड़कर यहाँ रहेगी, समाज में हमारी थूथू कराने आई है। अरे हमें अभी अपनी लड़कियां भी ब्यानी है, कौन करेगा। फिर रंजना और वंदना को बता, देख बेटा, हम तो पहले ही कहते थे कि घर के कामकाज सीख ले, ससुराल में सबसे पहले यही देखा जाता है, पर कोई बात नहीं, अभी कौन सी उम्र निकल गई है, अब सिखाए देते हैं। अच्छा खाना बनाएगी, सलीके से घर रखेगी तो सास भी खुश होगी और हमारे जमाई भी। दीदी के नानकुर करने पर भी माँ ने उन्हें जबरन चौके में ले जाती और तरह तरह के व्यंजन, अचार बनाने आदि की शिक्षा देती। हम लोग सोचते ही रह जाते कि दीदी को कब समय मिलेगा और हम लोगों के साथ हंसेंगी, खेलेंगी, बोलेंगी। 1 महीना कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। जीजा जी आकर दीदी को विदा कर ले गए। मैं फिर सोचती रही, पता नहीं हमारी दीदी के साथ ससुराल में कैसा सलूक होता होगा। फिर पढ़ाई का बोझ दिन पर दिन बढ़ता गया और दीदी की यादें कुछ कम हो गई। 2 वर्षों बाद भैया की शादी में दीदी और जीजा भी आए थे। अब दीदी का हुलिया बदल हुआ लगा। वैसे तो सेहत पहले से बेहतर हो गई थी, पर वे हर समय साड़ी में सिर ढके रहती थी। दीदी, ये तुम्हारी ससुराल थोड़े ही है, जो चाहो वह पहनो। मुझसे रहा नहीं गया और कह दिया, देख रीतू, तेरे जीजाजी को जो पसंद है वही तो करना चाहिए ना। अगर इन्हें यह सब पसंद है कि मैं साड़ी पहनूं, सिर ढक कर रहूं, तो वही सही। अच्छा आज्ञाकारिणी कब से हो बहना, घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को बदलना भी पड़ता है। ये सब बातें तुम समझोगी जब तेरी शादी हो जाएगी, कहकर दीदी ने बात बदल दी। पर मैं देख रही थी कि दीदी हर समय जीजा जी के कामों में ही लगी रहती। उनके लिए
अलग से खुद चाय बनाती, खाना बनता तो गर्म रोटी सेकते ही पहले जीजाजी की थाली खुद लगा कर ही ले जाती। कभी उनके लिए गर्म नाश्ता बना रही होती तो कभी उनके कपड़े निकाल रही होती। एक प्रकार से जैसे वे पति के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई थी। जीजाजी भी हर काम के लिए उन्हें ही आवाज़ देते, संजू मेरी फला चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। माँ ताई जी तो बहुत खुश थे कि हमारी संजना ने आखिरकार ससुराल में अपना स्थान बना ही लिया। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। 2 वर्षों के लिए जिद करके हॉस्टल में रहने चली गई थी। बीच में दीदी मायके आई होगी, पर मेरा उनसे मिलना तय नहीं हो पाया। एक बार फिर छुट्टियों में मैं उनके ससुराल जाकर उनसे ही मिली थी। अब तो दीदी के दोनों जेठों ने अलग घर बना लिए थे। सास बड़े जेठ के साथ रहती थी। इतने बड़े घर में दीदी, जीजाजी और उनके बच्चे ही थे। दीदी अब तो आप आराम से अपने हिसाब से जी सकती हो, अपने शौक भी पूरे कर सकती हो। मैं उन्हें इस बात के लिए हरदम सिर ढके देख कर कह ही दिया, देख रितु, अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि अगर मुझे इस घर में शांति बनाए रखनी है तो मुझे तेरे जीजाजी के हिसाब से ही अपने आप को ढालना होगा, तभी ये मुझसे खुश रह सकते हैं। वैसे घर में काफ़ी नौकर चाकर थे, पर चूँकि जीजाजी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, इसीलिए दीदी स्वयं दोनों समय का खाना, यहाँ तक कि नाश्ता स्वयं बनाती। और तो और पूरे घर का भी जीजाजी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ था। शादी के बाद मैं पति के साथ अमेरिका चली गई। देश की धरती से दूर 2 साल में कभी कुछ दिनों के लिए भारत आती तो दीदी से कभी 2-4 दिन के लिए ही मिलना हुआ, और नहीं हाँ, यह अवश्य था कि अगर मैं कभी अपने पति सुभाष की कोई शिकायत माँ से करती तो वो फ़ौरन कहती, अपनी संजना दीदी को देख कैसे बदला है उसने अपने आप को, और कैसे सुनील जी लट्टू हैं उन पर। अरे तुझे तो सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, आज़ादी के माहौल में रह रही है, फिर भी शिकायतें। मैं सोचती कि भले ही मैं अमेरिका में हूँ, पर पुरुष मानसिकता जो भारत में ही है वह इनकी अमेरिका में भी है। अब मैं कहाँ तक अपने आप को बदलूँ, आखिर इन्हें भी तो कुछ बदलना चाहिए। बस ऐसे ही खट्टी मीठी यादों के साथ ज़िंदगी चल रही थी। फिर अचानक ही दुखद समाचार मिला सुनील जीजाजी के निधन का। मैं तो हतप्रभ रह गई थी। जीजी की शक्ल जैसे मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं पा रही थी। कैसे संभाला होगा उन्होंने अपने आप को। वे तो पूरी तरह पति की अनुगामिनी बन चुकी थी। भारत में होती तो अभी उनके पास पहुंच जाती। फिर किसी प्रकार 6 महीने बाद आने का प्रोग्राम बना। सोचा कि पहले कोलकाता जाऊंगी दीदी के पास, बाद में भोपाल अपनी ससुराल, और फिर ग्वालियर अपने मायके। दीदी को फ़ोन पर मैंने आने की सूचना भी दे दी थी और कह दिया था कि आप चिंता ना करें, मैं टैक्सी लेकर घर पहुंच जाऊंगी। अब अकेले आने जाने का अच्छा अभ्यास है मुझे। ठीक है रितु, दीदी ने कहा, पर रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि दीदी का सामना कैसे करूँगी। सांत्वना के तो शब्द ही नहीं मिल रहे थे मुझे, तो वे इतनी अधिक पति के प्रति समर्पित रही कि उनके बिना जी पाएंगी। जितना मैं सोचती उतना ही मन बेचैन होता। पर कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचकर तो मैं चौंक ही गई थी। दीदी ही खड़ी थी सामने ड्राइवर हेमराज के साथ, और उनका रूप इतना बदला हुआ था मैं तो कल्पना ही नहीं कर रही थी कि वे साड़ी से सिर ढके उदास सी मिलेंगी। और यहाँ तक तो आकर्षक सलवार सूट में थी, बाल करीने से पीछे बंधे हुए थे, माथे पर छोटी सी बिंदिया भी थी, उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। दीदी आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं पहुँच जाती कह रही थी कि हेमराज ने टोक दिया। अरे ये तो अकेली आ रही है, कार चलाना जो सीख लिया है। मैं तो जिद कर के साथ आया कि रास्ता लंबा है और रात का टाइम है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं दीदी से पिछड़ गई हूँ। इतने साल अमेरिका में रहकर भी मुझे अभी तक गाड़ी चलाने में झिझक होती है, और दीदी है लग रही भी इतनी स्मार्ट है। रास्ते भर में वे हंसती बोलती रही, यहाँ तक कि जीजाजी के बारे में कोई खास बात नहीं की उन्होंने। मैंने ये 2-4 बार जिक्र किया तो टाल गई थी। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अब पूरा घर दीदी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ था। उनकी पसंद की पुस्तकें सामने शीशे की अलमारी में नज़र आ रही थी। कई संस्थाओं के फ़ोटो भी लगे थे। पता चला कि अब चूँकि पर्याप्त समय उनके पास था, इसीलिए वे कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ गई थी और अपनी पसंद के कार्य कर रही थी। अब तो खाना बनाने के लिए एक अलग नौकर सूरज था उनके पास। सुबह ब्रेकफास्ट में पूरी टेबल सजी रहती, फल जूस और कोई गर्म नाश्ता। लंच में भी पूरी डाइट रहती। भले ही उनका अकेले का खाना बना हो, पर वे पूरी रुचि और सुगढ़ता से ही सब कार्य करती थी। ड्राइवर रोज शाम को आ जाता था। अगर कहीं नहीं जाना हो तो वे खुद ड्राइविंग करती
थी, लेकिन ड्राइवर साथ रहता। तात्पर्य यह है कि वे अपने सभी शौक पूरे कर रही थी, फिर भी अकेलापन तो था। इसीलिए मैंने तो कह दिया, दीदी यहाँ इतने बड़े मकान में, इस महानगर में अकेली रह रही हो, बेटे के पास जमशेदपुर क्यों नहीं चली जाती रितु? अब कुछ साल मर्जी से, अपनी खुशी के लिए। अभी तो सब अपने हिसाब से जीती रही हूँ, अब कुछ साल तो जीऊँ अपने लिए। मैं सिर्फ अपने अवाक होकर उनका मुँह ताक रही थी।